Welcome to Education and Publish, dear 12th standard students. We have already done some introduction on some numericals of Henry's law. One piece of caution to you: please go to the reference of all terms which you are using. In order to do it with wholeheartedly, in order to understand the concept, to dive deep in the concept, and lots of practice, not solved questions, rather unsolved questions. Try unsolved questions and try to work them out. So this is Neeraj Sharma for Education and Publishing, starting with Raoult's law, a very important law. We have already done importance of Henry's law. Sometimes Raoult's law is called extension of Henry's law. So let us begin with the discussion of vapor pressure, partial pressures, and also pressure. What is pressure? What role pressure plays? We had done a submarine example last time कि सबमरीन जब पानी के अंदर जाती है तो उसका प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो पानी की डेंसिटी है वो है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और जो एयर की डेंसिटी है वो है 1.031 समथिंग इन केजी पर क्यूबिक मीटर. अब इतनी कम डेंसिटी की वजह से जब वो पानी में कोई सबमरीन जाएगी तो उसकी स्ट्रक्चर को, उसके मटेरियल को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है. ये आप अभी एलॉयज में करोगे, एलॉयज का जो चैप्टर आएगा उसमें भी करेंगे हम कि सॉलिड मिक्सचर्स या सॉलिड सॉल्यूशंस, वहाँ पे ब्रास, जिंक, ओके, मोनेल, है ना, ये सभी मटेरियल्स हम किस सराउंडिंग में वो मटेरियल जाएगा, कैसी सराउंडिंग होगी, उसका पर्पस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी एलॉय फॉर्मेशन करते हैं. तो नॉर्मली एलॉयज बनाते हैं हम इन ऑर्डर टू गिव अ पर्टिकुलर मेटल अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. अब देखिए, स्टेनलेस स्टील हम बर्तनों में यूज करते हैं, लेकिन जो स्टील है वो हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं. ओके, तो मेटल्स में भी ये आप दोबारा स्टडी करोगे कि हम क्या इनका यूज है. यूसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूसेज हमें समझाने में हेल्प करता है कि एक्चुअली हम जा क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सारा कुछ, है ना. एक बार फिर मैं आपको वार्निंग देता हूँ, जितने भी इंस्टीट्यूशंस, जितने भी जो भी काम करते हैं, टीचर्स के लिए बड़ी हाथ जोड़ के विनती है कि सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन उठा के बच्चों को करवा देना. एक बात और है बच्चों, जो लोग सिलेक्ट होते हैं, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, लगभग 1 लाख लगा लीजिए डिफरेंट NITs वगैरह को बुला के, हम मान लेते हैं 1 लाख बच्चे, वो सब के सब बच्चे वो बच्चे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जो इंडिपेंडेंटली स्टडी करते हैं. आप हैरान होंगे कि बच्चे मैथ्स कोचिंग पे भी करते हैं और मैथ्स की सेपरेट ट्यूशंस भी करते हैं हर कंसेप्ट को समझने के लिए. जहाँ पे भी उनको कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आएगा, वो बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि वो कहीं ना कहीं जाएंगे उस कंसेप्ट को समझने के लिए. ओके, अपने कोचिंग को भी नाराज नहीं करेंगे और जाएंगे. सो वेलकम टू सॉल्यूशंस राउल्स लॉ, ओके, एन एक्सटेंशन ऑफ हेनरीज लॉ. इसमें जो नई टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगी अब यहाँ पे, टॉरिसिलियन वो था जिसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया. सिंपल बैरोमीटर भी बोलते हैं उसको. हमने वो सिंपल बैरोमीटर स्टडी भी किया था पिछले प्रीवियस सेक्शन के अंदर. ओके, उसने हमें लिक्विड प्रेशर और एयर प्रेशर को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट दिया था, जिसमें एक बॉल था जिसमें मरकरी, और एक 1 मीटर के ट्यूब, उसका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये उसने हमें दिया. और हमने इसको उल्टा कर दिया मरकरी भरने के बाद. अब मरकरी क्या करेगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर मूव करेगा, लेकिन कब तक मूव करेगा, जब तक वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए. जब हमने इसको स्टैंडर्डाइज किया तो हमने देखा कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी को सपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बाहर इसके सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो ये जो 76 सेंटीमीटर है और ये जो वैक्यूम है, यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसको टॉरिसिलियन वैक्यूम कहते हैं. और 1 टॉर इज इक्वल टू 1/760 मिलीमीटर. ओके, 1 टॉर मतलब 1/760 मिलीमीटर के बराबर है वो. ओके, आप कह दो रफली 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर के इक्विवेलेंट है. प्रेशर को, जो लिक्विड प्रेशर हम मापते हैं, उसको मापने का तरीका है कि हम H रो G,
हाइट, डेंसिटी एंड ग्रेविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेशर का कॉन्सेप्ट। बर्नौलिस थ्योरम हम यूज करते हैं जब लिक्विड्स पाइप्स में से फ्लो करता है। अब देखिए आप रिफाइनरीज से और जितनी भी कंट्रीज हैं वहां से या तो वो टैंकर्स के थ्रू आता है क्रूड ऑयल, और या फिर क्रूड ऑयल आता है पाइप्स के थ्रू। ओके, आप अंदाजा लगाइए कितनी उन पाइप्स की स्ट्रेंथ रखनी होती है, कितनी रखी, कितना प्रेशर होगा। यदि ब्लॉकेज हो जाएगी तो क्या आप सर्विस कराने जाते हैं तो वहां पे एकदम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटा के, और आप देखिए वो जो नोजल है, जो जो फ्रंट पार्ट है, वो कितने प्रेशर से पानी को गाड़ी की तरफ फेंकता है, राइट। स्पीड बढ़ जाती है उसकी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन भी अभी हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। हम विल कीप डिस्कसिंग ऑल दीज रिलेशंस। ओके, तो जो इवेंजलिस्ट टॉर्सिलियन थ्योरम है, राइट, इवेंजलिस्ट टॉर्सिली, तो उसने रिलेशन निकाला था 2GH। वैसे तो ये फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH से निकाला हुआ है, ठीक है, राइट। और उसके बाद हमने बर्नौलिस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए पानी फ्लो करता है तो हमें ये देखना होता है कि ये पानी कहीं ज़्यादा तो फ्लो नहीं कर रहा है ना, राइट। तो इसको निकालने के लिए एक उसने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, हाइट घटती है, हाइट बढ़ती है तो प्रेशर बढ़ता है, और जैसे जैसे हाइट घटती है प्रेशर घटता है। तो एक छोटा सा कंटेनर दिखाया हुआ है यहाँ पे उसने। कई बार इसको पता है कैसे दिखाते हैं, कई बार इसको ऐसे भी दिखाते हैं कि हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर प्लग कर दिया ऐसे करके, ठीक है, राइट। तो हमने क्या देखा कि जो ऊपर से तो ऐसे फ्लो करता है, फिर इस पॉइंट से ऐसे फ्लो करता है, इस पॉइंट से ऐसे फ्लो करता है, इस पॉइंट से बहुत तेज फ्लो करता है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्लो करता है वो इस पार्ट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर कॉलम की हाइट इतनी है, यहाँ पे वाटर कॉलम की हाइट इतनी है, और यहाँ पे वाटर कॉलम की हाइट अबव द होल सबसे ज़्यादा है। और प्रेशर किसके इक्वल है? एच रो जी के इक्वल। ओके, इसके इक्वल है, एच रो जी के इक्वल। अब कॉन्सेप्ट आता है वेपर प्रेशर का, बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है ना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि वेपर प्रेशर का क्या रोल है। जितने भी मैंने कंटेनर दिखा रखा है जिसमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमने डिजिटल मीटर लिया हुआ है, ना कि मैनोमीटर इस्तेमाल किया हुआ है। मैनोमीटर यू शेप ट्यूब होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आपने 11th में भी कर लिया। वो तो जस्ट बार बार हम उसको थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए करते हैं। अब होता है क्या है कि यहाँ भी यदि हम बात हीट टब लगा दें इसके चारों तरफ, ओके, तो डस्ट से बना सकते हैं, पानी से तो नहीं बनाते, डस्ट से बनाते हैं, गर्म करते हैं जब हम, ताकि इक्वल हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। जैसे हम वायर गॉज लगा देते हैं ना, जैसे इसके नीचे, उसका मेन पर्पज होता है इक्वल हीट करना। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो सरफेस है, हम इसको हम ऐसे दिखा देते हैं कि ये सरफेस है, यहाँ पे लिक्विड पार्टिकल्स हैं। ये लिक्विड पार्टिकल्स क्या करते हैं? मोशन की स्टेट में रहते हैं। किसके स्टेट में रहते हैं? स्टेट ऑफ मोशन। जब ये यहाँ पहुंचते हैं तो दे आर बीइंग पुल्ड फ्रॉम 3 साइड्स, हमने पहले भी किया था। यदि इनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो, एस्केप कर जाएंगे। तो एस्केप करने के बाद ये पार्टिकल कहाँ इकट्ठे होंगे? सरफेस अबव द लिक्विड पे। किस पे? सरफेस अबव द लिक्विड पे। अब अंडरस्टूड है, यदि हमने इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया है, क्लोज सिस्टम लिया है, सॉरी, तो इस क्लोज सिस्टम के अंदर वी आर नॉट अलाउइंग एनी पार्टिकल टू एस्केप। तो ये जो गैस है यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ठीक है, राइट। ये जो वेपर है, वेपर पार्टिकल ऑफ द लिक्विड, दो होंगे। यदि वोलेटाइल होगा तो वोलेटाइल होने से, वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ? वोलेटाइल का मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। बॉइलिंग को यदि हम सिंपल अपनी छोटी भाषा में डिफाइन करें, इफ बॉइलिंग इज डिफाइंड, यदि हम बॉइलिंग को डिफाइन करें तो बॉइलिंग इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट। ओके, यदि हम इसको वेपर प्रेशर के टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करें, सो हम कहते हैं द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर
of a liquid becomes equal to the atmospheric प्रेशर। मैं आपको एक बार दोबारा से समझाता हूँ। देखो, ये हमारा लिक्विड है, ओपन ले दिया हमने लिक्विड को, हमने इसको हीट किया। हीट हमेशा एक टब के थ्रू दी जाती है, स्ट्रेट वे नहीं दी जाती। ओके, ये लिक्विड है, ठीक है। इस लिक्विड में क्या है, पार्टिकल। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये सारे पार्टिकल सरफेस की तरफ जाके एस्केप करने की यहाँ आएंगे सारे, है ना। यहां से ऊपर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब मान लीजिए T और T डिग्री सेल्सियस। सो ये T क्या है, ये T है 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस। ये जो हम क्लोज सिस्टम ले रहे हैं ये रूम टेम्परेचर पे ले रहे हैं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले रहे हैं हम इसको। ये इसका प्रेशर है। यदि लिक्विड वोलेटाइल होगा, वोलेटाइल का मतलब वो जल्दी वेपोराइज होता है, इसका मतलब उसके जो पार्टिकल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये दोबारा एक बार फिर डिस्कस करेंगे हम इसको, वो कम है। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ऑटोमेटिकली पार्टिकल की टेंडेंसी जल्दी होगी, वो जल्दी एस्केप करेंगे, दे विल एस्केप द सरफेस इजीली, क्योंकि फोर्स है नहीं। जो मैं सरफेस पार्टिकल की बात कर रहा था कि इनवर्ड पुल करते हैं सरफेस पार्टिकल को बाकी पार्टिकल कोहेसिव फोर्स से, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ए मान लीजिए, ए हम सारे पार्टिकल्स को ए का नाम ले लें, तो ये ए के बीच में जो फोर्स है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जब टूटेगा तब ये वेपोराइज होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो सल्यूट है वो डिसॉल्व होने के बाद गैसियस स्टेट की तरह ही काम करता है लिक्विड के अंदर, मतलब क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स सब अलग अलग हो जाते हैं इसके। तो यदि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, यदि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ऑटोमेटिकली जब ये प्रेशर जो इनवर्ड, अब क्या हो रहे हैं, हम हीट करे जा रहे हैं और ये इनवर्ड प्रेशर, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जब वेपर प्रेशर एक स्टेज पे, जब ये वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेयर प्रेशर पे के बराबर हो जाएगा तो ये इट विल स्टार्ट वेपोराइजेशन। अब वेपोराइजेशन पे लेटेंट एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है वहां पे और वेपर लेटेंट एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है। लेटेंट एनर्जी बढ़ने से क्या होता है कि पार्टिकल का जितनी भी एनर्जी है इट इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि किसी भी सब्सटेंस के मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पे उसका टेम्परेचर क्यों नहीं बदलता। टेम्परेचर इसलिए नहीं बदलता क्योंकि जो सारी की सारी एनर्जी है वो लेटेंट एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रही है इन इंक्रीजिंग द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट, लेटेंट एनर्जी बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट and sudden change of state expansion takes place. Let's move on to the next part. अब जब जिक्र आ गया प्रेशर का तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है पास्कल्स का। कहाँ यूटिलाइजेशन है इसका, हर जगह। जेसीबी से लेके जितने भी हाइड्रोलिक प्रेशर्स हैं वहां सब पे लिक्विड यूज करते हैं हम, उसकी डेंसिटी मेंटेन होती है। कौन सा लिक्विड है प्लीज कमेंट बताइएगा कि कौन सा लिक्विड यूज करते हैं नॉर्मली वहां पे। वैसे तो कोई भी ऑयल्स बोलते हैं उनको, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन करते कौन सा। पास्कल्स लॉ कहता है कि जब हम किसी भी कन्फाइंड लिक्विड के ऊपर व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड on a confined liquid, its
distributed equally and undiminished. ये ब्रेक सिस्टम में भी ऐसे ही है. ब्रेक में क्या होता है, जब हम ब्रेक दबाते हैं तो एक पाइप के थ्रू, मान लीजिए हमने यहां से ब्रेक दबाया है ना, अब ये ब्रेक यहाँ पे एक सिलेंडर पिस्टन का लगा हुआ है ना, अब ये सिलेंडर पिस्टन कहाँ गया, ये जो ब्रेक ड्रम है, ब्रेक ड्रम होता है इसलिए हम ब्रेक ऑयल डालते हैं हर सिस्टम के अंदर. ओके राइट. अब उस ब्रेक ड्रम के अंदर यहाँ पे और ये देखो डिस्क है, क्या है ये डिस्क. ये डिस्क है. कहीं पे तो हम मूव कर रहे हैं किसी चीज को, यहाँ पे हम ब्रेक लगा रहे हैं, तो ये डिस्क जो है ये ड्रम के साथ यहाँ से प्रेशर लगाया, वो प्रेशर यहाँ पे ट्रांसफर हुआ. लेट अस टेक ये प्रेशर P1 है. ओके ये सेम प्रेशर यहाँ जाएगा. लेट अस टेक ये प्रेशर P2 है, तो P1 इज इक्वल टू P2, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है P1 इज इक्वल टू P2. लेकिन यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है. तो क्या होता है जब हम दोनों प्रेशर्स को इक्वल करते हैं, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2. ये सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है. ठीक है, तो जब इनको हम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि A2 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई F1. इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो है वो एरिया टाइम्स हो जाता है, जो एरिया का रेशियो है उसके गुना हो जाता है फोर्स, A टाइम्स F1. ठीक है, इतना हो जाता है वो. राइट. अच्छा, इससे पहले अब आता है इक्विलिब्रियम क्या है, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है. राइट. जब हम वेपर प्रेशर को लिक्विड सॉल्यूशंस में मेजर करते हैं तो एक स्टेज पे क्या होता है, जो एक चीज और मेंशन करनी जरूरी है यहाँ पे हमने कोई भी प्रेशर गेज लगा दिया, हम उसको गेज बोल देते हैं. ओके राइट, यहां से बंद कर दिया इसको, है ना. यहां से हम प्रेशर, हमने क्या देखा कि यहां से लिक्विड एस्केप करे. जब यहां से लिक्विड एस्केप कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो जो ऊपर से कुछ वेपर्स जब इसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. तो क्या हो रहा है, वेपर बन रहे हैं, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, तो दो रेट हो गए. एक हो गया रेट ऑफ पार्टिकल्स एस्केपिंग, और दूसरा क्या है, रेट ऑफ पार्टिकल्स लूजिंग एनर्जी. ओके, रेट ऑफ पार्टिकल्स लूजिंग एनर्जी. सॉरी मैं थोड़ा शिफ्ट नहीं किया था, तो मैं एक बार फिर समझा दूं कि ये मैंने क्या दिखाया कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, ये सरफेस को एस्केप करते हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये लो एनर्जी हो जाती है, इनको ये वापस आ जाते हैं. इन दोनों स्टेट्स के बीच में रेट ऑफ पार्टिकल्स लूजिंग एनर्जी एंड कमिंग बैक टू द लिक्विड. अब जब ये दोनों रेट बराबर हो जाते हैं तो ये जो प्रेशर है ये बढ़ना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम. व्हेन रेट फॉरवर्ड चेंज क्या है, लिक्विड पार्टिकल्स एस्केपिंग द सरफेस एंड एंटरिंग द स्पेस अबव द लिक्विड. ओके, इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है इसकी, जो पार्टिकल्स यहाँ पे इस स्पेस में हैं वो पार्टिकल्स सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, ठंडे होते हैं और बाद में लिक्विड में एंटर कर जाते हैं. जब ये दोनों रेट बराबर हो जाते हैं तो यहाँ पे रेटिंग कांस्टेंट हो जाती है इसके प्रेशर गैस की.
ओके, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब हमें जो हम डिफरेंट टाइप के, जो मैं बता रहा था आपको, अभी जो हम डिस्कस करेंगे, एक तो है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस भी हैं। सॉलिड सॉल्यूशन में दोनों ही सॉलिड है, सोल्यूट भी सॉलिड है और सोल्यूट भी सॉलिड है और लिक्विड भी सॉलिड है, दोनों ही सॉलिड है, यानी सॉल्वेंट भी सॉलिड है, सॉरी लिक्विड ही सॉल्वेंट भी सॉलिड है, दोनों के दोनों सॉलिड है। राइट। तो अभी हम करेंगे कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स क्या होते हैं और इंटरस्टिशियल सॉलिड्स क्या होते हैं। दो टाइप के सॉल्यूशंस करेंगे हम सॉलिड सॉलिड में, सब्स्टिट्यूशनल एंड इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियस का मतलब स्पेस होता है और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो ऑलरेडी उसके अंदर एटम्स, आयंस और जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनको रिप्लेस कर दे। वो इनको क्या कर दे? रिप्लेस कर दे, मतलब उनको वहां से हटा दे और खुद जाके बैठ जाए पार्टिकल्स को। ये हमेशा एक इम्प्योरिटी की स्टेट है, ये इम्प्योरिटी है बेसिकली, है ना। लेकिन जब हम एलॉयज फॉर्मेशन करते हैं, ये इम्प्योरिटी किसी भी मेटल को एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी देने के लिए यूज होता है। ओके। जैसे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स में हम ब्रास बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रास। अब ब्रास क्या है? ब्रास कॉपर और जिंक का एलॉय है। ठीक है। ब्रास के बहुत सारे जो डेकोरेटिव स्टैचूज वगैरह बनते हैं और हम यूज देखते भी हैं, राइट। ब्रॉन्ज बनाते हैं हम, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज भी एक सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक है। इसके अंदर फिर कौन सब्स्टिट्यूट करेगा? कॉपर और टिन, कॉपर एंड टिन। हम मोनेल बनाते हैं। मोनेल, मोनेल क्या है? बेसिकली निकल और कॉपर का एलॉय है, निकल और कॉपर का। और कहाँ यूज होता है? एक्चुअली क्या होता है, जब ड्रास्टिक कंडीशंस में हमें मेटल्स का यूज करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए सी वाटर में हमें शिप बनाने हैं, ठीक है। अब वो पानी लगातार सलाइन वाटर के कांटेक्ट में रहता है, अंडरस्टूड है। वो फिर रस्ट होगा। रस्टिंग क्या होगा? मतलब जैसे आयरन हम ले लें तो वो रस्ट हो जाएगा। जब रस्ट होगा तो थोड़ी देर के बाद क्या होना शुरू हो जाएगी? उसका कोरोजन शुरू हो जाएगा। कोरोजन, इरोजन नहीं, कोरोजन, वो शुरू हो जाएगा उसका, है ना। वो पहले वो रस्ट बनेगा ऊपर से पाउडर पार्ट में। आपने देखा होगा पुराने भी रेलवे स्टेशन में कभी जाते हैं तो वहां पे हमें ब्राउन कलर का फेरिक आयंस का कलर ब्राउन होता है और फेरस आयंस का जो कलर होता है वो क्या होता है? ग्रीन, डर्टी ग्रीन। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 11th के से जो बच्चे अभी आए हैं, है ना। हम गोल्ड और कॉपर का जो अलॉय बनाते हैं वो भी ऐसे ही बनाते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि ये 18 कैरेट का गोल्ड है, ये किसी, इसका मतलब कोई ना कोई इम्प्योरिटी हमने उसके अंदर ऐड की है। एक स्टरलाइजिंग सिल्वर यूज करते हैं हम, स्टर्लिंग सिल्वर, स्टर्लिंग सिल्वर, उसमें सिल्वर और कॉपर का एलॉय यूज करते हैं, ठीक है, राइट। जो इंटरस्टिशियल है, इंटरस्टिशियल मैंने क्या बताया था? इंटरस्टिशियल का मतलब स्पेसेस। और इसमें वर्ड यूज करेंगे हम क्रिस्टल लेटिस। किसी भी क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, उस अरेंजमेंट को क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिस। अब ऐसा सब्सटेंस जिसमें हमें जो सिर्फ सरफेस या अंदर की तरफ जो खाली स्पेसेस हैं उनमें जाके हम उस अलॉय को, दूसरे मेटल को रख दें, या वो देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू डू दैट। ओके। जैसे आयरन में गैप्स होते हैं, ओके, तो हम स्टील बनाते हैं, स्टील, राइट। ओके। हम टंगस्टन कार्बाइड क्रिएट करते हैं, टंगस्टन कार्बाइड, राइट, Ti2H, ओके। फिर हम फेरिक Fe2N बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं, Fe2N, ये स्पेशल नाइट्राइड्स हैं। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो एज एन इम्प्योरिटी नहीं है, वो है तो इम्प्योरिटी, लेकिन इट इज गिविंग अ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक टू द, इट इज गिविंग अ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक टू द मेटल। जैसे टंगस्टन में हमने हाइड्रोजन की एक प्रॉपर्टी है ऑक्लूजन,
ये जितने मेटल्स है ना जिनको हम बोलते हैं एक्टिव मेटल्स, ये अपने सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कर लेते हैं। दे एड्सॉर्ब हाइड्रोजन, एब्सॉर्ब नहीं, वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं, एड्सॉर्ब। एड्सॉर्प्शन क्या होता है, इनसाइड का प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस का प्रोसेस है। ओके, see you with the next part. It will be given along with the same only, Raoult's law. ये पार्शियल प्रेशर के ऊपर पूरा प्रिंसिपल है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। ये सारे का सारा इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होने वाला काम है, ठीक है। यदि हम राउल्ट्स लॉ की बात करें तो ये सारे का सारा जो काम है ये सब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में आता है, ठीक है। और वोलेटाइल हम फ्रीजिंग मिक्सचर्स क्रिएट करते हैं, है ना, राइट। और एप्लीकेशंस हम, मैं बताता हूं आपको कि राउल्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं, देन वी विल स्टार्ट अगेन। हमने हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन की थी, एप्लीकेशन ऑफ तो जब हम इनके एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो पहली बात हमें डिफरेंट टाइप के मिक्सचर बनाने पड़ते हैं, राइट। तो उसमें वेपर प्रेशर की लोअरिंग हो जाती है। इम्प्योरिटीज क्या करती हैं, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अभी हम डिस्कस करेंगे, ओके, जिसमें पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर। जब भी हम कोई सोल्यूट सॉल्वेंट में डालते हैं तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, व्हाट आर वी डूइंग, वी आर एडिंग अ सोल्यूट इनटू द सॉलिड। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हर सब्सटेंस का, चाहे वो सॉलिड है चाहे वो लिक्विड है, उसका अपना स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर, ओके, राइट। तो ये सारा हम करते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर उसका अपना एक प्योर स्टेट में जो उसका वेपर प्रेशर होता है। मैंने आपको एक डायग्राम दिखा रखा है, ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो कि इमीडिएटली इसके बाद ही मैं डालूंगा। ये ए और बी का मान लीजिए दो सॉल्यूशन है, हमें दो मिक्सचर्स है हमने, और दोनों को ऐड कर दिया हमने, ठीक है। तो ये पी ए नॉट क्या है, ये प्योर ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है और ये बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। जब हम मिक्सचर बनाएंगे तो मिक्सचर क्या करेगा, इस वेपर प्रेशर के सम के, डाल्टन्स लॉ के एटॉमिक प्रेशर यही कहता है कि जब भी हम दो गैसेस को मिक्स करेंगे या दो वेपर्स को मिक्स करेंगे तो जो टोटल प्रेशर होगा वो पी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। See you in the next session. May God bless you. This is Neeraj Sharma for Education and Preparation.